देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि सभी राज्यों से एक साथ चुनाव होने से नफा नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है, जिससे समिति को अपनी रिपोर्ट बेहतर बनाने में सहयोग मिले। मीडिया से बातचीत में पीपी चौधरी ने कहा कि राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे 6 महीने के भीतर ये रिपोर्ट समिति को सौंप दें। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा देश हित का है, इसलिए आने वाले दिनों में जो भी फैसला किया जाएगा उसमें देश हित की सर्वोपरि रहेगा। जेपीसी के अध्यक्ष ने कहा कि रिपोर्ट तैयार करने के मामले में समिति के सामने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और ना ही वह किसी भी तरह की जल्दबाजी में है। उन्होंने कहा कि ये काम देश हित से जुड़ा अत्यंत महत्व का है, इसलिए जोर ठोस काम करने पर है। साथ चुनाव होने का मतलब ये होता है कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा सिस्टम। इसीलिए हमने, क्योंकि हम चाहते हैं कि राज्य सरकारों से भी, अगर हम 30 राज्य सरकारों के लगभग अगर 30 आईएएस ऑफिसर एक पे हैं और उनकी पूरी टीम है तो 900 लोग पूरे देश के होते हैं, और 900 मतलब उनके साथ 10 भी अगर होते 9000 लोग होते हैं। तो हमने कहा कि आप अलग अलग सुनवाई करके हमें रिपोर्ट दो, उसके बाद में उस पर क्वेश्चन करेंगे कमेटी को, जहां उचित लगेगा, जहां सुनवाई करना, हमें एक सैंपल रूप में कहीं कहीं हर स्टेट में अगर सैंपल रूप में अगर हमने सोचा कि इस सैंपल रूप में हमें सुनना चाहिए, उसमें सुने। सिविल सोसाइटी के लोगों से, जो सेलिब्रिटीज हैं हमारे साथ, जो सारे जो साथ बैठे हैं अभी, तो उन लोगों को भी हमने सुनेंगे जगह जगह। साथ चुनाव होने का। तो उत्तराखंड बीजेपी में लंबे समय से नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी का इंतजार हो रहा है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया चल रही है और अभी तक देश में बीजेपी ने 14 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों का चयन कर लिया है। हाल ही में जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और इस दौरान अगर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तो मीडिया ही पार्टी पर सवाल खड़ा कर देती है। इसलिए अब जल्द ही उत्तराखंड में भी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हो जाएगी। सब कार्य रूटीन के अंदर है। 14 राज्यों के हम प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर चुके हैं, कुछों का पाइपलाइन में चल रहा है जल्दी ही, क्योंकि आपको जो एक आतंकवादी घटना घटी थी पहलगांव में, उसका जवाब देना, उस पर ध्यान करना बहुत ज़रूरी था। तो इस दौरान हम संगठन का काम करते तो आप ही लोग जवाब करते, इधर तो आतंकवादी हम पे घटना कर रहे हैं और आप चुनावों में लगे हो। तो प्रक्रिया में अभी जल्द ही घोषणा की जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने प्रदेश और जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रभारी यहां बैठक कर रही हैं और इस बैठक में देश में पार्टी के द्वारा चलाई जा रही तिरंगा यात्रा और 31 मई को अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्मदिन को मनाया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश में भी महिला मोर्चा के द्वारा समिति बनाई गई है, वहीं जिले में भी समिति बनाई गई है जिसमें 3 लोग शामिल हैं। इसको लेकर प्रदेश प्रभारी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। दुष्यंत गौतम ने कहा कि सेना के पराक्रम शौर्य को लेकर पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा चल रही है। भारतीय सेना ने उनको घर में घुसकर जवाब दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी 1 दिवसीय प्रवास पर हैं और आज वो प्रदेश कार्यालय पर 2 विषयों पर बैठक लेंगे। एक, जो पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग हैं, पूर्व सैनिक हैं। इस प्रकार की यात्राएं लगातार 18 तारीख से हमारी प्रारंभ हुई थी। तो एक तो तिरंगा यात्रा की समीक्षा करेंगे। दूसरा, अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती हम लोग मना रहे पूरे देश में। निर्देश होगा, यात्रा आगे और चलेगी। देखिए, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय सेना ने जो गौरवशाली कार्य किया है, देश का भी गौरव बचाया है। हमारी माता और बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया था और पाकिस्तान का जो सीधा सीधा उसमें हाथ दिखाई दिया, क्योंकि जिन आतंकवादियों को मारा गया था, जब उनका कलमा पढ़ा गया तो उसमें पाकिस्तान की सरकार, बड़े बड़े आतंकवादी मंत्री, सेना के अफसर खड़े हुए थे। उसे एक पर्दाफाश हो गया कि
अंतक की रूप है, वर्दियां बदलते रहते हैं। तो अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि इस मसले पर सभी राजनीतिक दलों और संगठनों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के सामने पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन पहले से ही चुनौती खड़ी करते रहे हैं और अब अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो सकता है। यहां तक कि नेपाल भी इस चुनौती में कूद सकता है, जिससे भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। हम चाहते हैं कि हमारा एकता का ही संदेश देश और दुनिया में जाए, क्योंकि एक नया गठजोड़ उभर रहा है। पाकिस्तान, अब उसमें अफगानिस्तान को लेने की भी कोशिश हो रही है, चीन, बांग्लादेश का, और उसमें नेपाल कब कूद पड़ेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो नई चुनौतियां तरीके की खड़ी हो रही है। तो हम चाहते हैं कि ये सुरक्षा परिवेश पर हम ऑपरेशन सिंदूर के आलोक में नए सिरे से अपनी तैयारियों पर विचार करें और रक्षा तैयारियों को नया स्वरूप दें। और उसके लिए मैं अभी इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहे। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मन देश पाकिस्तान के खिलाफ देश के सैन्य बलों के अदम्य साहस के प्रति देश भर में कांग्रेस की ओर से आयोजित होने वाली जय हिंद रैली हल्द्वानी में आगामी 31 मई को निकाली जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने बताया कि वर्चुअल बैठक के माध्यम से प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी वरिष्ठ नेताओं से रैली पर चर्चा की। साथ ही प्रदेश में चल रहे प्रशिक्षण शिविरों और अन्य संगठनात्मक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कुमारी शैलजा ने 31 मई को हल्द्वानी में आयोजित होने वाली जय हिंद रैली को सफल बनाने के लिए सभी नेताओं से आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हल्द्वानी में जय हिंद रैली ऐतिहासिक होगी। साथ ही राज्य में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों की जानकारी भी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को दी गई। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो कुछ हुआ और उसमें जो वीरता, साहस और पराक्रम हमारी फौजों ने दिखाया है, उसको लेकर एक झंडा रैली हल्द्वानी में सुनिश्चित की गई है। क्योंकि एक संविधान बचाओ रैली हमारी देहरादून हो चुकी, जिसमें सचिन पायलट जी आए थे। ये 31 तारीख को इसी महीने हल्द्वानी में झंडा रैली के नाम से होगी। एक बड़ी भव्य रैली ये होने जा रही है। इसमें सेना के साहस, शौर्य इत्यादि का उल्लेख, उनका सम्मान। तो वहीं पूरे देश में एक देश एक चुनाव को लेकर ये दोनों ही चर्चा हो रही हैं। संसद और द्वारा नियुक्ति की गई संयुक्त संसदीय समिति विभिन्न प्रदेशों का दौरा कर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रही है और इसी क्रम में उत्तराखंड में भी समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने विभिन्न राजनीतिक दलों से फीडबैक लिया। इस मामले में बीजेपी ने कहा कि एक देश एक चुनाव पूरे देश के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अलग अलग समय पर चुनाव होने से विकास कार्य बाधित होते हैं और काफी धन भी इसमें खर्च होता है। वहीं कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एक जटिल सवाल है, जिसके चलते बहुत सी चीज प्रभावित होगी। कांग्रेस ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है। अगर कहीं कोई सरकार गिर जाए तो या केंद्र की सरकार अस्थिर हो या गिर जाए तो ऐसी स्थिति में क्या 5 साल तक चुनाव नहीं होंगे? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो लागू करने की बात करी जा रही है, वो निश्चित तौर पर जनता को सीधा सीधा इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि समय समय पर कभी पंचायत चुनाव, कभी निकाय चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी सांसदीय चुनाव, ये चुनाव जब लगातार होते रहते तो इससे जो आने वाले कार्य होते हैं, जो सरकारी कार्य होते हैं, आचार संहिता लगने के कारण वो जनता के का लाभ में नहीं होते, उनको रोक दिया जाता है। फिर जब होते हैं चुनाव फिर उसको लागू कराया जाता है। तो बार बार जो ये आचार संहिता लगती है, नुकसान होता है, इन चीज़ों को भी देखा जाए। एक देश एक चुनाव के लिए संसदीय समिति उत्तराखंड दौरे पे है और कांग्रेस का 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है संसदीय समिति से मिला है। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना विचार है उनसे साझा किया है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि बहुदलीय लोकतंत्र में अगर जो है कभी कोई राज्य की सरकार गिरेगी, कभी केंद्र की सरकार अगर अस्थिर होगी तो फिर 5 साल तक जो है वो उसका क्या।
तो वहीं हरिद्वार की जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने सीएसआर हॉल पहुंचकर जिला योजना समिति की मीटिंग ली। मीटिंग में जिले के सभी विधायक, प्रशासन और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से तमाम योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही जनप्रतिनिधियों की ओर से भी अपने क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं को बढ़ाने की मांग की गई। जिला प्रभारी मंत्री ने जानकारी दी कि जिले के तमाम विकास योजनाओं के लिए 67 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। इसमें 35% बजट नए कार्यों पर खर्च किया जाएगा। 25-26 में शासन द्वारा जनपद हरिद्वार के परिव्यय के लिए 67 करोड़ 35 लाख 60 हजार की धनराशि निर्धारित की गई है। वार्षिक परिव्यय के अंतर्गत सामान्य मद में 52 करोड़ 97 लाख 60 हजार रुपए की धनराशि, अनुसूचित जात मद में 14 करोड़ 4 लाख 50 हजार की धनराशि और अनुसूचित मद में 33 लाख 50 हजार रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। वार्षिक परिव्यय में 35% धनराशि नवीन कार्यों पर एवं लगभग 65% धनराशि चालू, वचनबद्ध और आंशिक मरम्मत कार्यों पर भी की जाएगी। वर्ष 2000 चारधाम यात्रा को लेकर गजब का उत्साह। चारधाम यात्रा में बढ़ रही जबरदस्त भीड़, 12 लाख के पार हुआ चारधाम यात्रियों का आंकड़ा। 4.77 लाख श्रद्धालु ने बाबा केदार के दर्शन किए। चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। हर दिन 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ रही हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 12,20,000 से ज्यादा श्रद्धालु 4 धामों के दर्शन कर चुके हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो ये आंकड़ा है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अगर अभी तक की बात की जाए तो 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ की सिर्फ बात की जाए तो 4,77,572 श्रद्धालु ने दर्शन किए। तो वहीं यमुनोत्री धाम में 2,21,492 श्रद्धालु ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम में 2,07,250 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो 3,14,350 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह आंकड़ा रफ्तार पकड़ सकता है। ग्राफिक से जरिए समझिए कि अभी तक का जो आंकड़ा है वो कितना पहुंचा है, यानी कि 12 लाख कुल आंकड़ा है। 12 लाख के पार हो चुका है यात्रियों का आंकड़ा जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं चार धाम के। अगर अलग अलग बात की जाए, अलग अलग धामों की बात की जाए तो केदारनाथ धाम में 4,77,572 श्रद्धालु ने दर्शन किए। सिर्फ यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो 2,21,492 श्रद्धालु ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में 2,07,250 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में 3,14,350 श्रद्धालु ने दर्शन किए हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यमुनोत्री धाम के पैदल यात्रा मार्ग पर सुलभ इंटरनेशनल शौचालय बनाए तो लेकिन शोपीस बनकर रह गए हैं। इन शौचालय में आवश्यक संसाधन न होने के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक युवा कार्यकर्ता ने बताया कि यमुनोत्री धाम यात्रा पैदल मार्ग में सुलभ इंटरनेशनल शौचालय बनाए गए हैं, जिनमें से एक भैरव मंदिर के नीचे है जिसमें पानी भी नहीं आ रहा और अंदर लाइन तक नहीं जुड़ी है। दूसरा भैरव मंदिर और देव दर्शनी के नीचे है जिसमें 2 शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। वहीं यमुनोत्री में हनुमान मंदिर के ऊपर बनी शौचालय का गड्ढा फटा हुआ है जो कि पूरे रास्ते में गंदगी बह रही है और वहीं गंदगी स्नान कुंड और मंदिर तक जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि कार्यदायी एजेंसी द्वारा घोर लापरवाही बरती गई है और बार बार कहने के बाद भी सुधार नहीं हुआ है। और माही यमुनोत्री धाम, आज यमुनोत्री धाम से जुड़ी
एक और समस्या को आपके सामने दिखाया जा रहा है कि जो सुलभ शौचालय यहाँ पर बने हुए हैं, ये सुलभ विभाग वालों के द्वारा बनाए गए हैं। दिखने में बहुत सुंदर हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन जो इनके द्वारा इनके जो शौचालय के जो गड्ढे बनाए हुए हैं वो अब इसे जो है फटने लगे, लीकेज हो रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से गड्ढे अभी इसे फटने लगे, और आप रास्ते में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो शौचालय तो बना हुआ है लेकिन उन पर अभी भी ताले लगे हुए हैं। ये यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। मैं जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से अनुरोध करूँगा कि तत्काल यात्रियों की सुविधा के लिए इनको सुधारा जाए। मैं महावीर तो एक और क्षेत्र में नेशनल हाईवे की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी आलोक पांडे मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि क्वाब एनएच की समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक बाईपास को मंजूरी मिल गई है। लगभग 10.50 करोड़ रुपए की लागत से ये बाईपास 2 महीने के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यातायात बनाए रखने के लिए 2 जेसीबी और 2 पोकलैंड मशीनें मौके पर तैनात की गई हैं। और क्वारब के बारे में जानते हैं कि पिछले सितंबर से ये घटना शुरू हुई है और एक भौगोलिक घटना है, और जिस तरह का टेक्टोनिक मूवमेंट वहाँ हो रहा है और चट्टानें दरक रही हैं, तो वाकई लेकिन आपको जिला प्रशासन को भी देखना पड़ेगा कि क्वारब में लगातार हमारा ट्रैफिक जारी है और कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होती कि यातायात हमें रात्रि को छोड़ के बंद करना पड़ा हो। वहाँ हमारी 2 जेसीबी 2 पोकलैंड 24 घंटे तैनात रहती हैं और भारत सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है। और माननीय अजय टम्टा जी जो ये क्षेत्र भी है, हमारे परिवहन राज्य मंत्री जी भी हैं, उनके प्रयास से अब तक 86 करोड़ रुपया ये स्वीकृत हो चुका है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि सिर्फ 100 मीटर के लिए 86 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, लेकिन आपदा की स्थिति है। और आज एक और महत्वपूर्ण घटना हुई है कि एक हमारे अल्टरनेट रूट के लिए जो हमने प्रस्ताव किया था 10.5 करोड़ का, उसकी भी स्वीकृति मिल गई है। और तो वहीं प्रदेश के पर्वतीय जिलों में आज भी मौसम बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। इसके अलावा पर्वतीय जिले उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के कुछ इलाकों में भी तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार पर्वतीय जिलों में तेज दौर की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना है। आने वाले दिनों की बात करें तो 26 मई तक प्रदेश भर में मौसम का यही हाल रहेगा। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के विजेता और इंटरनेशनल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जल्द धनराशि मिलने जा रही है। इसके लिए शासन ने 15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। खेल विभाग के निदेशक ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों द्वारा 31 मई तक आवेदन मांगे गए, जबकि अभी तक काफी संख्या में आवेदन आ चुके हैं। इसके बाद स्क्रूटनी टीम आवेदनों की जांच पड़ताल करेगी। तो वहीं जून में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें पदक विजेताओं को ये धनराशि दी जाएगी। बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7वां स्थान हासिल किया था। इस दौरान 240 खिलाड़ियों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में राज्य के लिए मेडल भी जीते थे। अवार्ड के लिए हमारे जो खिलाड़ी थे राष्ट्रीय खेल और अन्य जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप और नेशनल चैंपियनशिप है या अन्य उसके समकक्ष जो इवेंट्स थी उसमें जो हमारे पदक विजेता हैं उनके लिए शासन से पैसा रिलीज़ हुआ है। और हमने 31 तारीख तक आवेदन का समय सभी खिलाड़ियों को दिया था, क्योंकि एक आवेदन करना होता है, उस आवेदन में उनको अपनी उपलब्धि देनी होती है, एसोसिएशन के रिकमेंडेशन भी उसमें होती है। जो कोचेस जिनके अंडर में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और वो इस मुकाम तक पहुँचे जहाँ वो मेडल ले पाए, तो कोचेस के बारे में भी उनको अपना डेटा देना होता है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और सम्मान को लेकर ज्योतिर्मठ नगर में विशाल तिरंगा शौर्य रैली निकाली गई। इस तिरंगा रैली में नगर क्षेत्र के 1.5 दर्जन विद्यालय के हजारों छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा और देशभक्ति के स्लोगन लिखे। रैली का आलम यह था कि 1 घंटे तक नगर क्षेत्र में चारों तरफ तिरंगा लहराता नजर आया। इस अवसर पर रैली में शामिल वरिष्ठ बीजेपी नेता और बीकेटीसी उपाध्यक्ष ने रैली में प्रतिभाग कर रही सभी विद्यालय के बच्चों
के समक्ष ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता का जिक्र किया। मॉनसून सीजन की शुरुआत होने वाली है। हरिद्वार में बारिश के दिनों में बड़े नाले उफान पर आकर बाजारों और रिहायशी इलाकों में कहर बरपाती है। हालांकि नगर निगम की मॉनसून को लेकर तैयारी बेहद सुस्त है। हालत यह है कि बड़े नालों की सफाई के लिए अभी तक टेंडर ही जारी नहीं किए गए। नगर निगम प्रशासन अभी टेंडर बुलाने की प्रक्रिया में ही जुटा हुआ है और इसी बीच व्यापारी नेताओं ने भी मुख्य नगर आयुक्त से मिलकर नालों की सफाई करने की याद दिलाई। 15 जून से सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मानसून आ जाएगा। अभी तक नालों का टेंडर हुआ नहीं हुआ, नाले सफाई होंगे, मात्र खानापूर्ति होगी। हमने पहले भी लिख के दिया कि नालों की सफाई सकिंग मशीन से गंगा प्रदूषण की मशीन लगा के नाले खाली कराए जाए, सफाई की जाए, लेकिन मात्र खानापूर्ति होती है। बड़े बड़े बिल लग जाते हैं और व्यापारी जैसे है उसकी दुकानों में वैसे ही आधे घंटे की बारिश में जल भराव होगा, 4-4, 5-5 फुट पानी उसकी दुकानों में भरेगा। वो त्रस्त होकर अब 15 जून। तो वही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश और राज्य सरकार की नीति के क्रम में अब राज्य सरकार या विभाग संपत्ति पर किए गए अतिक्रमण पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जिसको लेकर देहरादून जिलाधिकारी ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है। अवैध निर्माण अतिक्रमण को लेकर चिन्हीकरण किया जाए। डीएम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और राज्य सरकार की नीति पर निर्धारित की गई हमारी जितनी सरकारी जमीन है या उस पर जो भी अवैध संरचनाएं हैं, चाहे व्यवसायिक, आवासीय या धार्मिक हैं, उनको हटाए जाने की कार्रवाई जारी रखनी है। सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं और हमारे इसी क्रम में राज्य सरकार की नीति भी निर्धारित की गई है कि हमारी जितनी सरकारी ज़मीनें हैं या विभागीय संपत्तियां हैं, उन पर अवैध संरचनाएं, चाहे वो व्यवसायिक हैं, आवासीय हैं या धार्मिक हैं, उनको एक टाइम बाउंड बेस से चिन्हित करते हुए हटाए जाने की कार्रवाई गतिमान रखनी है और इस प्रोसीजर को अनएंडिंग नहीं करना है। इट शुड कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन टाइमली। तो ये फायर सीजन शुरू होने के बाद से उत्तराखंड में वनाग्नि यानी फॉरेस्ट फायर के नियंत्रण को लेकर वन विभाग ने अपनी कमर कस ली है और इस बात को लेकर वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार वनाग्नि के मामले बहुत कम है और जितनी भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनका तुरंत निवारण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस बार इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के माध्यम से वनाग्नि पर नियंत्रण कर रहे हैं और आने वाले वर्षों के लिए भी ये नवाचार कारगर साबित होंगे। आपने ठीक कहा, इस साल वनाग्नि की घटनाएं बहुत कम हैं पिछले साल के मुकाबले और हम लोग की तैयारी पूरी है और इस वर्ष भी हमने चाहे हमारे क्रूज स्टेशन हों, चाहे फायर वॉचर्स का एंगेजमेंट हो, चाहे अन्य तैयारियां हों, वो पूरी हमारी बिल्कुल मुस्तैद हैं और हमारे फील्ड कर्मी भी पूरी तरह से तैयार हैं और जो भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनका तुरंत निवारण किया जा रहा है। इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, इन मिनिमम रिस्पांस टाइम हमारी टीम्स वहाँ पहुँच के जो भी वनाग्नि की घटनाएं होती हैं उसको नियंत्रित करते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।